यूपीए सरकार ने साल 2007-8 में 35,290 करोड़ रुपए, 2008-9 में 71,292 करोड़ रुपए, 2009-10 में 26,000 करोड़ रुपए, 2010 और 11 में 41,000 करोड़ रुपए और 2012-13 में 83,500 करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड खरीदा। यानी यूपीए राज्य में 2,57,082 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड खरीदेगा। कस्में, वादे, प्यार, वफा, ये बातें हैं, बातों का क्या। ना मोदी किसी के, ना अमित शाह जी किसी के, और ना भाजपाई किसी के। यही सच्चाई है और यही शाश्वत सत्य भी, और अब देश की जनता ने ये जान लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार ने भविष्य में कर्ज के नाम पर जो ऑयल बॉन्ड खरीदे उसका पैसा चुकाया? न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 26 जून को पटना में कहा था, यूपीए सरकार के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज, जिसमें 70,000 रुपए ब्याज के शामिल है, एनडीए सरकार ने चुकाया है। सरकार का दावा है कि 2 लाख करोड़ रुपए का पुराना कर्ज चुकाना पड़ा और समर्थक कह रहे हैं इसी को चुकाने के लिए एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की जा रही। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि सरकार ने 4 साल में एक्साइज ड्यूटी से कितना कमाया। रिसर्च टीम ने इसके भी आंकड़े उपलब्ध करवाए। मोदी सरकार ने 2014-15 में 1,72,000 करोड़ रुपए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से कमाए। 2015-16 में 2,53,000 करोड़ रुपए, 2016-17 में 3,34,000 करोड़ रुपए, 2017-18 में 3,43,000 करोड़ रुपए कमाए। यानी 4 साल में 11 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई। यानी सोनिया मनमोहन के नेतृत्व वाली सरकार के तेल वाले कर से 5 गुना ज्यादा कमाई तो मौजूदा सरकार की हो चुकी है। फिर भी क्या सरकार ने पेट्रोल डीजल को सस्ता कर देने वाली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इसलिए नहीं हटाई क्योंकि उसकी कमाई यूपीए सरकार का पेट्रोलियम कर चुकाने में इस्तेमाल हो रहा था? इस सवाल का जवाब हमें पेट्रोलियम मंत्रालय के आला अधिकारी रहे पूर्व सचिव टी.एन. राव से मिला। जो गवर्नमेंट वसूल करती है, हर एक टैक्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाती है। ये ऐसा नहीं है कि वो एक्साइज ड्यूटी उधर जाता है, ये कस्टम्स ड्यूटी इधर जाता है, ऐसा नहीं है। पूरा एक किट्टी में आ जाता है कंसोलिडेटेड फंड में। इससे पार्लियामेंट एलोकेट करती है वेरियस स्कीम्स के लिए। ये लिंक करना, वो ईयर मार्किंग तो नहीं हो सकता, नहीं है अपने बजटिंग सिस्टम में, फिनेंशियल सिस्टम में। वो ये जो इसको जो आपने कहा ये पैसा वहाँ जाता है, ये पैसा वहाँ जाता है, ऐसा ईयर मार्किंग नहीं है। मतलब साफ है कि पेट्रोल की कमाई से ही पेट्रोल का कर्ज चुकाया जाए ये जरूरी नहीं है। इसीलिए हमारी पड़ताल में यूपीए सरकार के कर्ज लेने का दावा तो सच साबित हुआ, लेकिन यूपीए सरकार ने कब और कितना कर्ज चुकाया ये जांच में साफ नहीं हो पाया। यूपीए सरकार के पेट्रोलियम कर्ज को चुकाने के चक्कर में मोदी राज में महंगे हुए पेट्रोल का सोशल मीडिया दावा सरकारी आंकड़ों और एक्सपर्ट की राय में झूठा साबित हुआ है। जून के महीने में कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $74.63 प्रति बैरल। इसका मतलब होता है लगभग 159 लीटर की कीमत $74 प्रति बैरल है। उस डॉलर को अगर आज की तारीख में आप रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो $73.28 $1 की कीमत है। इस लिहाज से प्रति बैरल डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करने के बाद 5,468 रुपए में 159 लीटर कच्चा तेल आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिलता है। दिमाग में बैठा लीजिए, 5,468 रुपए में 159 लीटर तेल, यानी 1 लीटर की तेल की कीमत हुई $34.39 प्रति लीटर। आपको कितना मिलता है ये बात की बात है, इसमें कुछ पैसा तो जोड़ना होगा क्योंकि यह कच्चा तेल है। कच्चे तेल की कीमत $34.39। इसमें जो रिफाइनिंग प्रोसेस किया जाता है, रिफाइनरी मार्जिन जो लिया जाता है, जो ओएमसी मार्जिन होता है, जो ढोने का काम किया जाता है, उसका खर्च आता है, कुछ फाइल मेंटेन, कुछ कंप्यूटर मेंटेन। इसमें प्रति लीटर खर्च पेट्रोल के लिए $3.60, डीजल के लिए $6.10 खर्च होते हैं। इसके बाद जो पेट्रोल पंप डीलर को जो कमीशन दिया जाता है वो पेट्रोल के लिए दिया जाता है $3.79 और डीजल के लिए दिया जाता है $2.59।
यानी ये तो खर्चा हो गए, इस खर्चे को लेकर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर हो गई 41.78 और डीजल की कीमत हो गई 43.08। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से खेल शुरू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगाती है और रोड सेस भी लेती है। एक्साइज लगाने के बाद जो 32.90 एक्साइज जो प्रति लीटर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सत्ता के पास चली जाती है, उससे कीमत पेट्रोल की हो जाती है 74.68। डीजल में ये 43.08 एक्साइज ड्यूटी लगती है और इसके बाद इसकी कीमत हो जाती है 43.08 कीमत के बाद 31.80 एक्साइज ड्यूटी लगी और कीमत हो गई 74.88। तो पेट्रोल है एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद 74.68, डीजल है 74.88। इस कीमत पर वैट लगाया जाता है जो स्टेट गवर्नमेंट कमाती है। स्टेट गवर्नमेंट एवरेज 30% वैट लगाती है, अलग अलग राज्यों में अलग है, लेकिन 30% वैट लगाती है। इससे पेट्रोल की कीमत में 22.40 रुपए और बढ़ जाते हैं और पेट्रोल की कीमत हो जाती है 97 रुपीज 8 पैसा। ये एक एवरेज है जून के महीने का। और डीजल में वैट लगता है 16.75% यानी 12.54 और इसके अलावे जो डीजल का एडिशनल सेस लिया जाता है वह 30 पैसे प्रति लीटर लिया जाता है। तो यह हो जाता है डीजल 87.72। ये चीजें बढ़ती चली गई। कैसे बढ़ी आप समझ गए। किसने कितना कमाया इसको लेकर कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। लेकिन यहीं से एक अगला सवाल आपके जहन में तुरंत आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना कमा लिया तो कितना कमा लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने इतना कमा लिया तो कितना कमा लिया। अगर एक लाइन में आपसे यह कहें, जितना पैसा इन लोगों ने कमाया है उसी पैसे से पीएमओ चलता है, उसी पैसे से सारी मिनिस्ट्री चलती है, उसी पैसे से सुप्रीम कोर्ट चलता है, उसी पैसे से इस देश के भीतर में जितने नौकरशाह उनको पैसा मिल जाता है। और ये कितने लाख करोड़ का है, ये लगभग 3 लाख करोड़ का है जो सबकी सुविधाओं का उपभोग करते हैं सिर्फ इसी पैसे से। और इसी को लेकर जब बैठक होती है तो बैठक नहीं हो पाती है, बैठक में कोरम पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि सांसदों को तो हमने आपको खूब सुविधा दे दी, हमने कहा आप हमारे टैक्स से खूब पैसा ले लीजिए, रईसी के साथ रहिए। लेकिन इसके बाद शुरू होता है दूसरा खेल। दुनिया के तमाम देशों में इथेनॉल को लेकर नए नए प्रयोग हुए। आप कहेंगे कहां कहां हुए। अमेरिका में हुए, ब्राजील में हुए, चाइना में हुए, कनाडा में हुए, थाईलैंड में हुए। ये बायोफ्यूल का लाभ जो था ये कंज्यूमर को यानी जनता को मिला, क्योंकि पेट्रोल की कीमत उनके हिसाब से दुनिया के बाजार में ज्यादा है और जब बायोफ्यूल का आप यूज करते हैं तो प्रदूषण भी कम, कीमत भी कम। भारत में खेल उल्टा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब भी जितनी भी कीमत रहे, भारत में सबसे ज्यादा एक्साइज और वैट वसूल लिया जाता है। उसके बाद बायोफ्यूल का नंबर आया। तो इथेनॉल बनाने में तमाम सरकार की सुविधा देने के बाद, किसान को लाभ मिलने के बाद, जो नेचुरल फ्यूल है शुगर और स्टार्च से बनता है, इथेनॉल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर होती है। पेट्रोल की कीमत 97 रुपीज, डीजल की कीमत 87 रुपीज, इथेनॉल 60 रुपीज। आपके जहन में तुरंत सवाल आएगा, अरे साहब इथेनॉल मिला रहे हैं तो उसका लाभ तो हमको देना ही पड़ेगा ना आपको, तो अगर इथेनॉल नहीं मिलाते तो इसका मतलब है और कीमत होती। जी नहीं, इस देश के भीतर में पेट्रोल डीजल की कीमत ही आपसे वसूली जाएगी, उसमें इथेनॉल कितना भी मिला दीजिए। और आसानी से समझना है, मान लीजिए आपकी पास एक कार है, उस कार के टैंक में आप 30 लीटर तेल भराते हैं। 30 लीटर पेट्रोल की कीमत जो अभी की स्थिति है, चाहे वो दिल्ली, एक एवरेज निकालिएगा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मुंबई का, तो उसमें जानकारी आएगी कि आप 30 लीटर पेट्रोल जब भराएंगे तो वो पड़ेगा 2,912 रुपए का, 2,912 रुपए का पड़ेगा। लेकिन इसमें आप 10% इथेनॉल मिला दे रहे हैं। इथेनॉल जो है वो 60 रुपए लीटर है तो 180 रुपए हुआ। और 27 लीटर तेल है, पेट्रोल है, और 3 लीटर इथेनॉल है। इन दोनों को मिलाइएगा तो 2,801 रुपए हुए। यानी 111 रुपए इथेनॉल मिलाने पर जो बच रहे हैं उसका लाभ भी कंज्यूमर यानी जनता को नहीं, उसका लाभ भी केंद्र सरकार ने उठा लिया। अब आप क्या करेंगे? यानी आपके लिए कुछ नहीं। और यह टारगेट रखा गया है 2025 तक कि एथेनॉल हम 20%, लेकिन जो एवरेज अभी की तारीख में इस देश में आ रहा है, कहा जा रहा है कि अगले 2 बरस के भीतर में पेट्रोल डीजल जो है ये 150 रुपए पार कर जाएगा। महंगाई और चरम पर चली जाएगी,
क्योंकि आपकी इकोनॉमी डामाडोल है। इसमें जो उपाय आप खोज रहे हैं वो अपनी कमाई का खोज रहे हैं, इस देश की जनता की भलाई के लिए कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। तो इथेनॉल का पूरा प्रयोग जो है सरकार जो अपने तौर पर कर रही है, उसमें सीधे यह समझिए कि जब आप 100 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं आज की तारीख में, तो 7.5 रुपए उसमें सरकार और कमा लेती है इथेनॉल मिला के। आपके हिस्से में फिर कुछ नहीं आया। और दुनिया के बाजार में जब ये सारी चीजें जनता की लाभ के लिए, तब यहां पर एक दूसरा सवाल आपका आएगा कि सरकार ने इतनी ड्यूटी क्या पहली बार बढ़ाई है? ये हर कोई बोलता है, यार आप बताते नहीं हो मनमोहन सिंह के पीरियड में क्या था, आप बताते नहीं हो उससे पहले क्या था, मोदी सरकार का सिर्फ बतलाते। तो चलिए आज हम आपको कुछ पहले भी लिए चलते हैं। एक्साइज ड्यूटी, पहली बार इस देश के भीतर में एक्साइज ड्यूटी को लेकर जो मीटिंग हुई थी वह नवंबर 2014 में हुई थी। मनमोहन सिंह की सरकार का प्रभाव पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी पर मतलब नवंबर तक था। उस समय एक्साइज ड्यूटी प्रति लीटर पेट्रोल पर 9 रुपए 20 पैसे थी और डीजल पर 3 रुपए 46 पैसे थी। आज की तारीख में यह 32 रुपए 90 पैसे हो चुकी है एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर, और डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे, यानी 9 रुपए से बढ़कर 32 रुपए और डीजल में 3.5 रुपए से बढ़कर 31 रुपए 80 पैसे। यह है रफ्तार एक्साइज ड्यूटी को लेकर। वैट को लेकर बार बार सवाल होता है कि स्टेट वैट्स को लगातार बढ़ाते रहे हैं। हमें लगता है कि वैट उतनी बड़ी तादाद में नहीं बढ़ा जो राज्यों की कमाई थी। यह सही बात है कि 2014 में वैट 20% था, आज की तारीख में यह 30% है। वैट डीजल पर 12.5% था, आज की तारीख में यह लगभग 16.75 यानी 16.5 और 17 के बीच में है ये इसके। लेकिन इसके अलावे 25 से 30 पैसा इन्होंने हर जगह सेस भी लगा दिया डीजल पर, तो वह भी बढ़ गया। सबसे ज्यादा वैट जो स्टेट की कमाई होती है वह है मुंबई यानी महाराष्ट्र। उसके बाद नंबर आता है चेन्नई का, यानी यहां पर वहां उद्धव ठाकरे की सरकार, यहां स्टालिन डीएमके की सरकार। उसके बाद नंबर आता है दिल्ली जहां पर केजरीवाल की सरकार। उसके बाद नंबर आखिर में आता है कोलकाता, यानी दुनिया के या देश के 4 महानगरों में सबसे सस्ता कोलकाता, फिर दिल्ली, फिर चेन्नई, फिर मुंबई। यह एक स्थिति निकलकर आपके सामने आती है। इसका अगला सवाल आपका होगा ये कमाते कितना है, और अगर ये कमाई बंद हो जाए तो क्या ये सरकार ढह के गिर जाएगी? यकीन जानिए इस सरकार के पास कुछ भी नहीं बचेगा अगर इस देश में पेट्रोल डीजल की कमाई को रोक दिया गया तो, क्योंकि उसकी जो सिर्फ कमाई है इनकी एक्साइज से, अभी हमने वैट नहीं जोड़ रहे हैं। मोदी सरकार की कमाई सोचिए और मनमोहन सरकार के दौर की कमाई को देखिए। 2013 में जब मनमोहन सरकार जा रही थी उस समय उसकी कमाई थी 52,537 करोड़ रुपीस, 52,537 करोड़ उसने 2013 में कमाए थे। 2014 में जब मीटिंग हुई तो उसमें रफ्तार बढ़ गई, ये 52,000 करोड़ बढ़कर 72,000 करोड़ सरकार की कमाई के हो गए। उसके बाद सबसे बड़ी मीटिंग जिसमें बढ़ाया गया सबसे ज्यादा वो 2016-17 का साल था। उस बरस 2,84,000 करोड़ रुपए सरकार की कमाई एक्साइज से हुई, 2,84,400 करोड़ रुपए। और 2021 यानी इस फाइनेंशियल ईयर में जो मार्च में खत्म हुआ है, इसकी कमाई 3,20,727 करोड़ रुपए। यह रफ्तार है सरकार की कमाई की। और अगर ऐसी रफ्तार है तो जनता यहां कहीं नहीं है। इस कमाई से इस देश की गवर्नेंस का बहुत सा हिस्सा चलता है। यह सिर्फ पेट्रोल डीजल पर है, बाकी जगहों से जो टैक्स वसूले जाते हैं वो बिल्कुल अलग है। वो जीएसटी का हिस्सा बिल्कुल अलग है, डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा बिल्कुल अलग है। और उन सबको जोड़ दीजिएगा और इस बीच में कहिएगा क्या ये सबको जनता अपने हाथ में समेट ले, तो फिर इस देश में जो बादशाहित हो रही है या जो शाही अंदाज में ये जीते हैं और जो 7 सीरीज की गाड़ी वैट सिस्टम के दायरे में आते हैं, जीएसटी से इन्हें बाहर रखा गया है। जीएसटी के तहत वस्तुओं पर 5%, 12%, 18% और 28% की दर से टैक्स लगता है। 28% का टैक्स उन वस्तुओं या उत्पादों पर लगता है जिन्हें सरकार लग्जरी मानती है। लेकिन हमारे हिसाब से पेट्रोल और डीजल को लग्जरी नहीं माना जा सकता। ये आम रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज है। इसलिए अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंडर लाया जाएगा तो इस पर 12% से ज्यादा टैक्स नहीं लगना चाहिए। अब 12% के हिसाब से दिल्ली में पेट्रोल
करीब 38 रुपए प्रति लीटर का मिलेगा, यानी 1 लीटर पेट्रोल के लिए आम आदमी को 32 रुपए कम चुकाने होंगे। सरकार अगर पेट्रोल पर 18% का जीएसटी लगाए तो भी पेट्रोल के दाम 40 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा नहीं होंगे। और अगर सरकार पेट्रोल को लग्जरी की वस्तु भी मान ले और इस पर अधिकतम 28% जीएसटी टैक्स लगे तो पेट्रोल के दाम 43 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर होंगे। इसी तरह से दिल्ली में 1 लीटर डीजल के दाम 58 रुपए 72 पैसे हैं। अगर डीजल जीएसटी के अंतर्गत आ जाए और इस पर 12% का जीएसटी लगे तो दिल्ली में 1 लीटर डीजल 36 रुपए 65 पैसे में मिलेगा। लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के अंडर लाना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत बड़ी राजनीति छिपी हुई है। जीएसटी एक्ट के तहत यह फैसला जीएसटी काउंसिल ही ले सकती है, जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व ज्यादा है और ज्यादातर राज्य पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के तहत लाने का विरोध कर रहे हैं। ये बात शायद आपको पता नहीं होगी, क्योंकि इससे राज्य सरकारों की अच्छी खासी कमाई होती है। आप पेट्रोलियम पदार्थों को हमारे राज्यों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी कह सकते हैं। कीमत पिछले 3 वर्षों में करीब आधी हो चुकी है और इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम अब भी आसमान पर हैं। ये बात आम लोगों से हजम नहीं हो रही। यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत ज्यादा दाम कम हुआ है, लेकिन यहाँ पब्लिक को कोई फायदा नहीं हो रहा है। जब बाहर क्रूड ऑयल की कीमत कम है तो यहाँ पे कीमतें बढ़ती क्यों हैं? फिर भी हम यूज़ करना है ना मैडम, डेली रूटीन के लिए यूज़ करना पड़ता है। मिडिल क्लास सफ़र हो रहा है मैडम, दैट्स ऑल, नथिंग मोर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम भले ही 53% कम हो गए हैं। हालांकि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाकर सरकार इन दामों में कमी ला सकती है। पेट्रोल और डीजल के दाम आम लोगों को बहुत स्ट्रेस देते हैं, तनाव देते हैं, और यह स्ट्रेस हमारे अगले विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। आपको यह पता होना चाहिए कि असल में सरकार को 1 लीटर पेट्रोल किस दाम पर पड़ता है, यानी उसकी कीमत क्या होती है, और आपको वो इतना महंगा क्यों बेचा जाता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक ऑयल रिफाइनरीज को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल सिर्फ 26 रुपए 65 पैसे का पड़ता है और डीलर को 1 लीटर पेट्रोल के लिए 30 रुपए 70 पैसे चुकाने पड़ते हैं। इसके बाद इस पर एक्साइज ड्यूटी के तौर पर 21 रुपए 48 पैसे और जुड़ जाते हैं। डीलर का कमीशन 3 रुपए 24 पैसे जुड़ता है और इस 1 लीटर पेट्रोल पर दिल्ली में 27% के वैट के हिसाब से 14 रुपए 96 पैसे और जोड़ दिए जाते हैं। और इस सब को अगर जोड़ दिया जाए तो आम आदमी को 1 लीटर पेट्रोल के लिए 70 रुपए 39 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 1 लीटर पेट्रोल पर कुल मिलाकर 39 रुपए 41 पैसे टैक्स और डीलर के कमीशन के तौर पर आपसे वसूले जा रहे हैं। यानी आम आदमी 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत दे रहा है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स है, जबकि पेट्रोल की मूल कीमत काफी कम है। इसके लिए हमेशा यह तर्क दिया जाता है कि सरकार पेट्रोलियम कंपनियों का घाटा पूरा कर रही है, लेकिन यह तर्क आम लोगों को पसंद नहीं आ रहा। पेट्रोल डीजल के मामले में भी भारत अपने पड़ोसी देशों से काफी आगे निकल चुका है। पाकिस्तान में, आप हैरान हो जाएंगे, पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 40 रुपए 80 पैसे और डीजल की कीमत 47 रुपए 20 पैसे है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान जैसा देश 40 रुपए में पेट्रोल कैसे बेच रहा है। बांग्लादेश में पेट्रोल का रेट 69 रुपए 20 पैसे और डीजल का दाम 52 रुपए 30 पैसे है। नेपाल में पेट्रोल 61 रुपए 90 पैसे के हिसाब से बिक रहा है, जबकि डीजल का रेट 46 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर है। जबकि श्रीलंका में पेट्रोल का दाम 49 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 40 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर है, भारत से बहुत कम।